हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी चाहिए हमें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। अगले महीने यूपीपीसीएस का है और फिर मई के महीने में यूपीएससी का। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए उस चीज़ की। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में साइंस के हैं, कंप्यूटर के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये साइंस का है, फिजिक्स का। ठीक, तो मैं चाहूँगा कि इसको इंग्लिश में पढ़ूँ। चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग साउंड। यानी कि ध्वनि के संबंध में हमें इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, देखिए। चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। दूसरा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर डिक्रीजेस। चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रेशर का साउंड की यानी ध्वनि की गति से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर डिक्रीजेस, ये गलत है। दरअसल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो स्पीड घटने के बजाय बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स से। ठीक, साइंस के क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही देखेंगे और साथ में हिंदी में पढ़ दूंगा आपके लिए मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। घूमता हुआ पहिया यानी कि स्पिनिंग व्हील। तनी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्प्रिंग। बहता हुआ जल, एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर कलेक्टेड इन डैम। आसान सवाल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। स्पिनिंग व्हील इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोटेंशियल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है एग्जाम्पल। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फ्लोइंग वाटर is an example of a kinetic energy. Energy stored in the water collected in dam, again it is an example of a potential energy. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ 2 and 3 इज द राइट आंसर। आसान सवाल। अच्छा, विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 विटामिन्स बी एंड डी आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में 2 प्रकार के विटामिन बी और डी प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। टीथ बिकम डिसकलर्ड ड्यू टू फ्लोरोसिस। चलो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन बी और डी बनते हैं। फ्लोरोसिस रोग से दांत चितकबरे हो जाते हैं, चितकबरे। तो बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही है। तो मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन बी और डी नहीं बनते हैं, डी और ई बनते हैं, नॉट बी एंड डी। तो इसका आंसर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरोसिस रोग से दांत चितकबरे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। अब आइए देखिए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा पूरा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई सारी ग्लैंड्स हैं जिससे कई प्रकार के अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के कंट्रोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में मुक्त नहीं होते हैं। The hormones secreted by them are not released directly into the blood. सत्य कथन चुनना है ना, हाँ। ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। दिस इज अ ट्यूबलेस ग्लैंड। ये बात बिल्कुल सही है, ट्यूबलेस ग्लैंड होती है ये। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम आर नॉट रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जबकि ऐसा नहीं है। डायरेक्टली किस में मिल जाती हैं? ब्लड में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 ओनली। दिस इज अ ट्यूबलेस ग्लैंड। अच्छा, अम्ल वर्षा का नाम सुना होगा आपने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एसिड रेन? जोसेफ फूरियन, बर्नार्ड शॉ, क्रिस्टीन ग्रे या ऑंगस स्मिथ? अम्ल वर्षा कैसे होती है पता ही है आपको, इंडस्ट्रियल रीजन में, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण
देख सकते हैं आप, तो वहाँ पर जैसे आगरा वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एसिड रेन होने की संभावना हमेशा रहती है। आंसर इसका क्या है? अंगस स्मिथ। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। जाइलम का कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना होता है। The function of the xylem is to transfer the food substance produced in the green parts of the plant to other parts. No. जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेकर पूरे पौधे के हर एक भाग में, ठीक, हर एक भाग में पहुंचाएगा जाइलम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फ्लोएम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसका कार्य यही है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्या क्या होगा आंसर? डी होगा। ठीक, देख लीजिएगा इसको पॉज करके। 7वां क्वेश्चन कंप्यूटर से है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को संदर्भित करता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा है? $A $1। डी इज द राइट आंसर। हालांकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछने को आते हैं, लेकिन क्या पता कभी भी कुछ भी आ सकता है, जीएस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन? डक डक गो, लाइकोस, नेटस्केप नेविगेटर या अल्टा विस्टा? इसका आंसर है सी, नेटस्केप नेविगेटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्लाइड में उपस्थित टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? इसका आंसर है एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, एनिमेशन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है? ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, आसान है। इसका आंसर है FTP इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल ईमेल। क्वेश्चन नंबर 11, ये आया असली क्वेश्चन, जीएस का फील देगा आपको, हिस्ट्री का। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नवपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में सत्य हैं? द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नियोलिथिक एज। आपको पता ही होगा कि इंडिया में नियोलिथिक एज की शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और कब तक चलेगी? लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। तो तुम देखोगे कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड भी आ रहा होगा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम नवपाषाण युग के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरी व्यवस्थाएं चल रही थी, तो ताम्रपाषाण सभ्यता भी कह सकते हैं। सवाल लेकिन हमारा कुछ और है। नवपाषाण युग के संदर्भ में मानव खाद्य संग्रहक से उत्पादक बन गया था, ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के साथ मंदिर एवं पुरोहितों की भी उपस्थिति थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुरोहितों की उपस्थिति तो होगी आपके गुप्ता पीरियड में, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1। अच्छा सवाल है। यूपी पीसीएस में पाषाण युग से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, और बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, आसान नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पाषाण युग में जो तीनों फेज हैं, नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, इनके जितनी भी साइट्स हैं यूपी के इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में, आजमगढ़ वाले क्षेत्र में, जो भी साइट्स हैं जहाँ से नरकंकाल मिले हैं और कई सारे हमको प्रमाण मिलते हैं, उन सभी गुफाओं के नाम, उन स्थानों के नाम, नदी घाटी के नाम आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल, इन तीनों के स्थल सबके सब इलाहाबाद वाले रीजन, बेलन नदी घाटी, याद है ना आपको, और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, महदहा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है, ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में दानशील व्यापारियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? ठीक, ब्रुबु, मुझे याद आ रहा है ब्रुबु इसका आंसर होना चाहिए।
ठीक है, पणी तो वो थे जो कंजूस हुआ करते थे, प्रभु जो होते थे दानशील व्यापारी होते थे, और यही इसका क्या है, सही जवाब है। वैदिक काल का अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस बद्ध संगति में भिक्षुओं का विभाजन महासंघिक व स्थविर में हो गया था, जिसको हम थेरवादी भी कहते हैं। चलिए कुछ बातें सुन लीजिए यहाँ पर पहले आप, उसके बाद आगे की चर्चा की जाए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है 483 ईसा पूर्व में, याद होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में कई सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में, जब मगध के शासक हैं कालाशोक, उनके समय में एक बौद्ध संगति आयोजित करी गई दूसरी, और इन 100 सालों में जो जो चेंजेस आए थे उसको सेटल डाउन करने के लिए ये संगति करी गई होगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, सेकंड, जिसमें जो भिक्षु हैं उनका विभाजन महासंघिक और थेरवाद में हो गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धिज्म वाले इस वाले पार्ट से हमेशा से क्वेश्चन आने की संभावना रही है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो। दिस इज द सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ा जा सकता। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इस बार सेकंड बहुत संगति से आए, और हो सकता है अगली बार चौथे से आ जाए, तीसरी से आ जाए। ठीक है, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन था, क्या क्या चीज़ें हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा आपको, लेकिन आप पुराने जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, पुराने पेपर, तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी। 14वां क्वेश्चन, राजपूत काल में जनता से लिए जाने वाले करों और उनके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हिरण्य नकद वसूला जाने वाला कर था, बिल्कुल सही था। ऊपरी कर राजकीय भूमि की सिंचाई हेतु किसानों से जल के रूप में लिया जाने वाला कर था, ये भी ठीक है। तुरस्क दंत जो है फुटकर विक्रेताओं से लिया जाने वाला कर नहीं था। उदक भाग स्थायी तथा अस्थायी रूप से निवास किसानों से लिया जाने वाला कर। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, आंसर मैं अक्सर बता देता हूँ, सी है, लेकिन इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ठीक, राजपूत काल से पूछा गया है, जो अक्सर लोग राजपूतों के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी इन व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक, मेक श्योर कुछ जानकारी आपको इस वाले पार्ट की भी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेडिवल इंडिया में, यानी कि मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन में। इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। आपको पता ही होगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड किसी किताब में 1210 है, तो किसी किताब में 1211 है, से लेकर 1236 तक इसने शासन किया, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। उसने कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी होंगी, साम्राज्य विस्तार पर कम ध्यान दिया, ठीक, उसका सुदृढ़ीकरण करने में विशेष ध्यान दिया है, और हम कह सकते हैं कि इसने सिक्के चलाए, जीतल, सॉरी जीतल नहीं, जीतल और टका। तो देखते हैं इसके संबंध में, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत करी गई, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, छोटी इक्ता के इक्तादारों को प्रांत की शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इक्ता सिस्टम की शुरुआत इल्तुतमिश के समय से होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जानना होगा एग्जाम के लिए, कि एक प्रकार का क्या है ये इक्ता सिस्टम, क्या है कि एक टेरिटोरियल असाइनमेंट है जो दिया जाता है उस व्यक्ति विशेष को जो ये इक्ता जिसको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इक्ता भी दो प्रकार के होते थे, बड़ी इक्ताएं होती थी और छोटी इक्ता होती थी। तो छोटी इक्ता के इक्तेदारों को प्रांत की शांति व्यवस्था बनाए करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती थी, ये काम तो बड़ी इक्तेदारों का होता था। ठीक है, छोटे इक्तेदारों का काम क्या था कि उनको क्या नाम है, जो लैंड होती है वो मिल जाती थी, नकद वेतन नहीं मिलता था, और वहाँ से उनको टैक्स वसूलना होता था, ये काम था किसका, छोटे इक्तेदारों का। शानदार क्वेश्चन है, पढ़िएगा जरूर। और इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो फैक्ट्स हैं पहले पेपर्स में क्या पूछे जा चुके हैं, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा एक बार जाने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली 1। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, वाह, अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण राज्यों पर विजय को उनकी विजय वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आसान नहीं है क्वेश्चन, है ना। देवगिरी तो याद आ रहा है मुझे 1296, ठीक। वारंगल होगा आपका 1310, काफ़ी बात का है। द्वार समुद्र होना चाहिए 1311 में, और उसी वर्ष हम देखते हैं पांड्यास में भी इसने अटैक किया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? ए। नॉट अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो चलता है आपका 1296 से लेकर 1316 के बीच में, एडी। और ये पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसने कई सारी व्यवस्थाएं स्थापित करी, है ना। आपने नाम सुना होगा दाग और चेहरा का, जिसको हुलिया भी कहा जाता है। मार्केट रिफॉर्म्स इसने शुरू किए, साम्राज्य विस्तार किया, आर्मी लगाई, कहाँ पर? अपने सीमाओं में लगाई, ठीक है। वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए। इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। 1 घंटा निकालिए 2 दिन तक, और एक बार पहली बार पढ़िए, फिर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अच्छा सवाल है, याद रखने जैसा है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई थी? आपको पता ही होगा कि मुगल पीरियड में लगभग सभी क्षेत्रों में हमको विकास देखने को मिलता है, जिसमें पेंटिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक सेगमेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा विकास तो हुआ है जहांगीर के समय में। फिलहाल इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, अब्दुस समद, ठीक, अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 18 मॉडर्न इंडिया से, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 का है। तो आपको याद होगा मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के नाम से 1919 का। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। तत्कालीन कारण होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी इसके लाए जाने की। भारत सचिव व इसके विभाग पर होने वाला समस्त व्यय भारतीय राजस्व किया जाने लगा। अच्छा, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस वॉज क्लियरली यूज्ड, दैट इज वेरी करेक्ट। तत्कालीन कारण होम रूल आंदोलन माना जाता है तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट मानी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर निकल, ये सही नहीं है इसका स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। तो देखते हैं, हाँ सी है इसका आंसर, फर्स्ट एंड 3 इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 का पढ़ेंगे, 1919 पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे 1928 वाली, ओके, अगस्त ऑफर पढ़ेंगे, और उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन। ये सारी वे चीज़ें हैं जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला एक फेज़ दिखाती हैं। तो प्लीज़ यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा से रही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 निम्नलिखित पार्टियों व उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित है? सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब आप देखिए कि इंडिया में अगर आपको पता चले इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, तो क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी? तो इसका जवाब है नहीं, और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है, जिनमें से लेफ्टिस्ट पार्टीज भी काफ़ी इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। और 1930 के दशक के अंतिम दौर में हम देखते हैं कि कई सारी पार्टीज जो लेफ्टिस्ट अप्रोच की थी इस्टेब्लिश हुई थी। हालांकि सबसे पहली बनी थी 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा ताशकंद में। भारत में बनी थी सत्य भक्त के द्वारा 1925 में कानपुर में। फिलहाल हमें इसमें ये खोजना है कि ये वर्ष कौन सा सही है, क्या सही नहीं है। बॉल्शेविक पार्टी बनी तो थी 1938 के आसपास, लेकिन इसका सही वर्ष है 1939, तो इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द करेक्ट मैच। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी भी 1940 में बनी थी, बड़ा खूबसूरती से एक एक साल घटा दिया गया इसमें। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1941 में नहीं, 1942 में बनी थी, 1940 बनी थी इनफैक्ट। और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल बना था 1942 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट पार्टी के संबंध में आप पढ़ सकते हैं इंडिया की किसी भी हिस्ट्री की बुक में, एक एक बुक आती है, इलाहाबाद से छपती है, उसका नाम है किरण प्रकाशन की। उसमें आप देखिए लाइन से दिया होगा ये,
काफ़ी अच्छी किताब है, आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक, और हो सकता है ल्यूसेंट में भी दिया हो ये, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट मानूंगा मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, कि इसके बारे में विचार कीजिए। और विचार करने के लिए पढ़ा भी तो होना चाहिए पहले से, ठीक है। फिलहाल टाइम अगर आपके पास है फटाफट तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से देसाई लियाकत समझौता का संबंध किससे है? मोरारजी सॉरी मोरारजी देसाई नहीं, देसाई लियाकत समझौता का संबंध किस चीज़ से है? मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है। भूला भाई देसाई, सॉरी, भूला भाई देसाई और लियाकत अली मुस्लिम लीग वाले का जो समझौता हुआ, इसका संबंध किस चीज़ से था? तो इसका संबंध था एंट्रीम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से, वेवेल योजना को सफल बनाने के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के लिए, इनमें से कोई नहीं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही बात, 1946 का ये अंतरिम सरकार से संबंधित था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 20। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? 20 का ए, अंतरिम सरकार से संबंधित था इसका। हालांकि ये समझौता सफल नहीं हुआ था। ओके, समझौता ये सफल नहीं हुआ था। ओ 21, भारत पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। याद रखना है, असत्य कथन चुनना है। असत्य अगर है कोई तो वही इसका आंसर होगा। ये भारत के साथ लगे देशों की सीमाओं में दूसरी सबसे बड़ी सीमा है। ये कथन सत्य नहीं, असत्य है, लेकिन आंसर के रूप में क्या होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो बनने वाली सीमा है वो दूसरी सबसे बड़ी सीमा नहीं, तीसरी सबसे बड़ी सीमा है। पहली बांग्लादेश, दूसरी चाइना और तीसरी क्या है? पाकिस्तान। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कोई सीमा नहीं बनाती है, इनफैक्ट बनाती है। तो ये भी क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे प्लीज़ इसका आंसर नक्शे को देखकर बताइएगा। 22, निम्नलिखित में किस घाटी या श्रेणी में कुडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? ठीक है, नहीं पाई जाती भाई। अब देखिए, मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में पूरा, तो है ना। तो हमें पता चलता है कि जो इंडिया का जो रॉक सिस्टम है वो एक समान नहीं है। यहाँ पर पुरानी रॉक मिल रही हैं। अब कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई हिल, पापाधानी श्रेणी, स्पीति, अरे ये तो आंसर सॉल्व हो गया। स्पीति रहा यहाँ वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला इलाका। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या नहीं होगा, मतलब क्या होगा? स्पीति घाटी। तो कुडप्पा तो कहाँ पर डेवलप हुआ है? साउथ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। बिल्कुल सही है बात, बहुत बढ़िया, ऐसा है। नमचा बरवा जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अरे कहाँ नमचा बरवा और कहाँ जस्कर? नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में है, काफ़ी ऊंची चोटी है वो, 7000 समथिंग, 500 समथिंग, लेकिन ये उससे बहुत दूर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 1, ओनली 1। ईजी क्वेश्चन। नमचा बरवा का जरा मैप देखना आप, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में दिखाई देगा, ठीक है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? कहाँ? ग्लेशियर के बारे में भी आपको पढ़ाना है मुझे, कि ग्लेशियर क्या चीज़ होती है, कौन कौन से ग्लेशियर इंडिया में पाए जाते हैं, कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे अधिक कहाँ पर हैं, आउटसाइड पोलर रीजन में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आंसर इसका है रीमो। ये सारे किसके नाम हैं? ग्लेशियर्स के ही नाम है। ग्लेशियर समझ लीजिए कि जमी हुई नदी और फ्रीजिंग रिवर जो धीरे धीरे क्या आगे भी बढ़ती है और इरोड करती है सरफेस को। ठीक, पढ़ेंगे इसको। 24 का आंसर क्या है? बी। दर्रों के संबंध में विचार करना है आपको। बोमडिला भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। नो 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 नो, काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर है, तो ये हो गया गलत। असत्य चुनना है ना, ये असत्य बिल्कुल सही है, लेकिन असत्य है। जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जस्कर श्रेणी में स्थित है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको चुनना असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। हमको कौन सा चुनना है? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? यही है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 ओनली। निम्नलिखित नदियों की को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी नदी लगानी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसकी लंबाई को बढ़ाते हुए। इसमें तो सबसे छोटी नदी होगी, ये होगी आपकी पेन्नार, तो अब बी और सी में से बनने वाला है आंसर। उसके बाद हमें नाम लिखना चाहिए इसका, सबसे बड़ी होगी कृष्णा नदी इन चारों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3, 2, 1, 4। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। महानदी लगभग 900 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, 800 किलोमीटर के आसपास की कौन सी है? कावेरी, जो कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। तो आंसर इसका क्या है? बी। अब आ जाते हैं 27 क्वेश्चन में। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही चुनना है, सही चुनना है इस बार। चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा चर्चा में रहता ही है। यह भारत उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा प्रवेश होता है। बिल्कुल सही बात है। दे एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। बिल्कुल सही बात है भाई। शीतकाल में रात्रि के तापमान में कमी इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। डिक्रीज इन नाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स कंसिडर्ड is considered a precursor to the arrival of these disturbances. अच्छा क्वेश्चन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि शीतकाल में रात्रि के तापमान को ये कम नहीं करता, बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात पे कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता होगा तो रात का तापमान घटने के बजाय थोड़ा सा बढ़ता है। अभी मैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, हल्द्वानी में, इस समय टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पक्का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बनने की तैयारी चल रही है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। देखते हैं पहुँचता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। 28। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहे हैं किसके? सेंसस के। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन किन राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। तो भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 943 है। तो मुझे याद आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का 943 से कम है, लेकिन झारखंड का 949 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में 10 लाख से जनसंख्या वाले अधिक नगरों की संख्या समान है? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में 10 लाख से जनसंख्या वाले अधिक नगरों की संख्या समान है? कि जितने भी राज्य दिए गए हैं इन सब में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मौजूद हैं। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। सब में है। केरला में 7 हैं, टोटल 53 हैं पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख वाले शहर। तो ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये सब 10 लाख वाले हैं, लेकिन बराबर बराबर नहीं है। राजस्थान में कितने हैं? 3। केरला में कितने हैं? 7। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 2। कर्नाटक में कितना है? 1। इसलिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका सही आंसर बन के आ रहा है। 3, 3 बराबर है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है ये सही नहीं होने वाला उसका जो बिना पढ़े चले जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देश के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से कम है? पूरे इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो है 31 पॉइंट समथिंग है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 70% जनता आज भी गांव में रह रही है। तो इसका आंसर होना चाहिए सबसे कम है, तो नागालैंड इज द राइट आंसर। ठीक, नागालैंड इज द राइट आंसर। तो ये रहे कुछ 30 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आज के सेशन में तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और हम उसको फिर करेक्ट करेंगे।
और मिलते हैं कल आपसे। पढ़ाई करते रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, मित्रों को बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि और भी आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।